जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, एक क्लासेस हनुमानगढ़ से। और रीट के इस बैच में फिजिक्स के पोर्शन में हमने बल को पहले पढ़ लिया था। बल के कुछ 3 या 4 वीडियोस हमने पहले पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से उनको स्टडी किया हो। जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो एक बार उन वीडियोस को दोबारा फिर देख लें, क्योंकि कुछ एक टर्म्स ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो उन वीडियोस को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार इजीली मेमोराइज हो जाएंगी, इजीली याद हो जाएंगी। स्पेशली नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं और उस एप्लीकेशन में हम लोग आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। स्पेशली अलग से डिजाइन बनाना और नोट्स बनाना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। बल के नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने बल से जो है बल बनता कैसे है वो पढ़ा था। हमने गति के नियम पढ़े कि गति के कितने नियम होते हैं और 3 नियमों से बल की परिभाषा को पूरी तरह व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला नियम जो था जड़त्व का नियम, उससे बल की उपस्थिति का पता लगता है कि बल है। दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, उससे बल के परिमाण का पता लगा कि बल कितना है। और आज हम पढ़ रहे हैं बल का क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम, तो गति का ये तीसरा नियम जो है ये वास्तव में बल लगने की दिशा को बताएगा। हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था बल एक सदिश राशि है, तो जो राशियां सदिश होती हैं उनमें दिशा और परिमाण दोनों मिलते हैं। तो हमें यहां दिशा की कैलकुलेशन का पता लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं। हर जगह ये नियम जो है लगता ही लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जब चल रहे हैं तो अपने पैरों को जमीन से दबाते हैं। यूं चलते समय आपके पंजों से आप जमीन को जो है पैरों से दबा रहे हैं, और जब जमीन को दबाते हैं तो जमीन आप पर प्रतिक्रिया लगाती है। आपने इस तिरछी दिशा में नीचे की ओर बल लगाया, पृथ्वी ने भी आपकी तरफ प्रतिक्रिया लगाई, इस वजह से आपकी गति आगे की ओर हो गई। अब अगर यही सोचें कि अगर बल जल्दी जल्दी लगाएंगे तो प्रतिक्रिया भी जल्दी जल्दी मिलेगी। सेम इसीलिए जब आप दौड़ते हैं, जब आप भागते हैं तो आपको जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और उसी से आपका वेग जो है बढ़ जाता है। तो हर जगह क्रिया प्रतिक्रिया रूल लगता ही लगता है। इसको आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझें, इसको आप अपनी डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं। जैसी एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करेंगे वैसी की वैसी एनर्जी का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो उसको अपने से दूर ही रखें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रॉकेट के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई कि एक तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन रॉकेट में आप देखें आगे की ओर गति किस प्रकार हो रही है। रॉकेट के अंदर कोई ड्राइवर नहीं बैठा जो उसको आगे की ओर चला देगा, ठीक है। कोई ड्राइवर नहीं है जो आगे की ओर उसको गति दे देगा या उसके अंदर एक्सेलरेशन उसको कंट्रोल कर लेगा। ओके, रॉकेट में धुआं निकल रहा है, ठीक है, और वो जो धुएं का वेग है वो धुएं का वेग इतना ज्यादा है कि उसकी प्रतिक्रिया की वजह से आगे की ओर आपको वेग देखने को मिलता है। अब यहां कंडीशन ये लगाई जाती है कि जितनी स्पीड में एक साथ धुएं को जलाया जाएगा उतना धुएं की वजह से आगे की ओर आपको वेग मिलता जाएगा। इसलिए कोशिश ये होती है कि जब किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना है तो कोशिश ये रखी जाती है कि बहुत सारा ईंधन, बहुत सारा फ्यूल एक साथ जला दिया जाए। जितना ज्यादा हम फ्यूल जला पाएंगे उससे उतनी ज्यादा गैसेस बाहर निकलेंगी और उन गैसेस की वजह से रॉकेट ऐसे ही आगे की ओर भागेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसा आप अपने घरों में गुब्बारे में हवा भरें और गुब्बारे के मुंह को छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो अंदर भरी हुई हवा उस गुब्बारे की दबाव की वजह से बाहर आती है, और बाहर इधर वेग लग रहा है, इस तरफ एक तरफ क्रिया हो रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया की वजह से हमें गुब्बारा आगे की ओर उड़ता हुआ फील होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में एक तो आपका चलना, पैदल चलना हो गया, रॉकेट की गति हो गई। दूसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लें तो नाव से जो है, पतवार से नाव चलाना
या जब नाव पर चढ़ने जा रहे हैं तो आप जमीन को पीछे धकेलते हैं, तब आप नाव पे आगे चल पाते हैं। बंदूक का चलना, और बंदूक से जब आप गोली चलाते हैं तो आगे की ओर क्रिया करते हैं। गोली का चलना आगे की ओर क्रिया है, और बंदूक का पीछे की ओर झटका लगना एक प्रतिक्रिया है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक जगह एक साथ लगती हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु यहां रखी हुई है, किसी धरातल पर, किसी सतह पर, आपके घर की मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, बुक रखी हुई है, और बुक का द्रव्यमान है m। तो नीचे की ओर mg बल लगता है। हमने पहले पढ़ा था जहां हमने द्रव्यमान और भार के बारे में डिस्कशन किया। तो नीचे की ओर भार लग रहा है, भार भी एक प्रकार का बल है, याद रखें। भार mg लगा तो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम यह कहता है कि अगर एक दिशा में बल है तो उसके विपरीत दूसरी दिशा में भी बल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सतह है ये भी इस वस्तु पर ऊपर की ओर r प्रतिक्रिया बल लगाती है। प्रतिक्रिया बल लगाती है। और आप जब वजन तुलवाने जाते हैं, वजन तोलने वाली मशीन पर अगर वजन तोले तो उस मशीन पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इस प्रतिक्रिया बल की वजह से ही मिल रहा है। आपने तो mg नीचे लगाया और वस्तु ने, उस मशीन तोलने वाली मशीन ने r प्रतिक्रिया बल r ऊपर लगाया, और उसी में से g को कैलकुलेट करके आपको r उसकी m की वैल्यू बता दी। ओके, तो ये प्रतिक्रिया बल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर, समतल पर रखी होती है तो ना तो वो वस्तु नीचे जा रही है, अगर mg ज्यादा होता तो वस्तु को नीचे जाना चाहिए था, अगर r ज्यादा होता तो वस्तु को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्थिर वस्तु, या आप स्वयं को लें, आप पृथ्वी पर जो है बराबर खड़े हैं, तो r, पृथ्वी आप पर r प्रतिक्रिया बल लगा रही है, mg भार आपका नीचे की ओर लग रहा है, ना तो आप अंदर जमीन में धंस रहे हैं ना हवा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में r और mg दोनों बराबर हैं। r और mg दोनों बराबर रहेंगे। हर कंडीशन में जहां आपको कहीं भार की आवश्यकता पड़ रही है या किसी वस्तु का आउटपुट की, उसके वजन का, उसके द्रव्यमान की वजह से इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वहां आपको ये प्रतिक्रिया बल लगाना ही पड़ेगा। अलग अलग कंडीशंस में ये प्रतिक्रिया बल अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए पिछली रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक रस्सी से 0.75 kg द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु लटकी है, ये कोई वस्तु है और इस द्रव्यमान की वस्तु इस पर लटकी हुई है, तो इस रस्सी में तनाव बल कितना होगा? तो सिंपल सी बात, अगर वस्तु में द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भार mg नीचे की ओर लगेगा, और जितना mg नीचे लगेगा उस mg का मतलब यह है कि ये या तो नीचे आ जानी चाहिए थी, और नीचे नहीं आ रही है तो कोई ना कोई तो बल ऊपर की ओर खींच रहा है इसको। तो वो जो ऊपर खींचने वाला बल है वो T, टेंशन फोर्स होता है। हिंदी में हम उसको तनाव कह देते हैं, तनाव बल। अब यहां सिंपल सा कंसेप्ट लगता है कि ना तो ये वस्तु ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में T और mg दोनों क्या हैं? बराबर। तो आपसे एग्जाम में इस तनाव बल की वैल्यू पूछी गई थी, इस T की वैल्यू पूछी गई थी कि तनाव बल कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, m की वैल्यू है आपके पास 0.75 और g आपको पहले भी बता दिया था 9.8। और अगर वैल्यू सही नहीं आ रही हो, जैसा कि आपने फॉर्मूले में अप्लाई किया 0.75 इंटू 9.8, राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप लगभग 10 यूज कर सकते हो। जैसा कि आपके उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे वो 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हुए थे, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 0.75 इंटू 10, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 0.7.5 न्यूटन। ठीक है, तो मात्रक का ध्यान रखें, बल है तो मात्रक ही रहेगा। बल को पहचानना आना चाहिए कि बल कहां लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, कितना लग रहा है। ओके, तो ये तनाव बल हमने पढ़ लिया। हर कंडीशन में ये तनाव बल उपलब्ध रहता ही रहता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन और देखने को मिलता है क्रिया प्रतिक्रिया में, लिफ्ट वाले क्वेश्चनों में। अगर लिफ्ट के क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करेंगे, ध्यान देना। एक चीज ध्यान दें,
मान लो ये एक लिफ्ट है, किसी रस्सी से लटकी हुई है और इसमें वजन तोलने वाली मशीन रखी हुई है यहां, और यहां हमने किसी आदमी को खड़ा कर दिया, आपको ही खड़ा कर दिया। ठीक, अभी आप लोगों का वजन 40-50 किलो है, जैसे ही रीड क्लियर कर जाओगे तो आपका वजन बढ़ के 70-80 किलो हो जाएगा, है ना। मान लो यहां कोई व्यक्ति यहां खड़ा है इस वजन तोलने वाली मशीन पर, mg इसका भार नीचे की ओर लग रहा है और ये रस्सी ने तनाव बल लगा रखा है, इसी वजह से तो लिफ्ट टिकी हुई है। तो हमें वही तनाव बल यहां फील हो रहा है, प्रतिक्रिया बल इस सतह पर r के बराबर। अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है, ध्यान रखें कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। एक तो स्थिर वर्ड अगर लिखा है कि लिफ्ट स्थिर है, दूसरा यदि ये लिखा हुआ हो लिफ्ट नियत वेग से चलती है, नियत वेग से ऊपर या नीचे, नियत वेग से ऊपर या नीचे चलती है, या फिर बिना त्वरण के ऊपर या नीचे चलती है, बिना त्वरण के। यदि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है तो सिंपली याद रखें आपको r बराबर mg ही लेना है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा यदि एक लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर गतिशील हो तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, या बढ़कर घटेगा या घटकर बढ़ेगा, ये कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, यदि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट दी हो तो व्यक्ति का भार निश्चित रहेगा, नियत रहेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? कंडीशन ये हो सकती है कि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही हो, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो। तो अगर इन दोनों ऑप्शंस में आ जाए तो अगले स्टेप में देखें आप, यही लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये वजन तोलने वाली मशीन और इस पर आप खड़े हैं, आपका भार mg नीचे की ओर लग रहा है, r ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन इस बार लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है और जब a त्वरण से ऊपर जा रही है तो ऊपर की ओर कुछ ना कुछ बल लगेगा। कितना लगेगा? ma। तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर की ओर जो बल हमें मिल रहा है वो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलना चाहिए। कितना आएगा? तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई ना कोई बल ज्यादा है, तभी तो ये बल का मान मिला। हम देखते हैं कि ये ऊपर की ओर बल है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो आर माइनस एम जी बराबर एम ए। इसका मतलब आर बराबर एम जी प्लस एम ए, और आर वो मान था जिसको आप मशीन से तोल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब वस्तु ए त्वरण से ऊपर की ओर उठेगी, ध्यान रखें क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगी, ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। यह बात याद रखें, भार जो है उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि mg में कुछ ना कुछ मान है ऐड हो रहा है, ये ma वाला मान ऐड हो रहा है। अच्छा, इसी के ऑपोजिट यदि यही लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति करे, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो इतने दो एग्जांपल आपने पढ़ लिए हैं, आप खुद बता सकते हैं कि यहां के mg और ऊपर की ओर लगने वाले r में से कौन ज्यादा होगा। तो नीचे की ओर आपको कुछ ना कुछ बल मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से जो प्रभावशाली है वही mg है। तो यहां इक्वेशन यह बनेगी आपके पास mg माइनस r बराबर ma। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, mg माइनस ma इक्वल्स टू r। इसका मतलब ये वही r है जो आप इस मशीन से तोल रहे थे। यहां कंडीशन क्या मिलेगी आपको? यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, नीचे की ओर अगर गतिशील आ रही है तो mg माइनस r भार व्यक्ति का घट जाता है। अब यहां एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, बच्चों ने अगर इतना पढ़ लिया है तो अगला जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि इस लिफ्ट की वायर को काट दें, यहां से अगर लिफ्ट को काट दें, वायर को काट दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखें, अगर लिफ्ट की तार को यहां से कट कर देंगे तो ये जो ए है ये
ए नहीं रहेगा, अब ये मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, ये वाला त्वरण ए नहीं रह के जी हो जाएगा। तो आपने इस इक्वेशन में जहां ए रखा है वहां जी रख के देखें, आपके पास नई इक्वेशन बनेगी आर बराबर एम जी माइनस एम जी, आर बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मशीन से आप वजन तोल रहे थे वो मशीन आपका कोई भी वजन शो नहीं करेगी। क्यों करे? क्योंकि वजन तोलने के लिए आपके लिए ये तनाव बल चाहिए था, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चाहिए हमें, और वो प्रतिक्रिया बल हमें ऐसा मिलना चाहिए जो हमारी क्रिया के विपरीत हो। अब आप मशीन पर क्रिया तो लगा रहे हैं लेकिन प्रतिक्रिया हमें कहीं मिल नहीं रही, और इस प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो गया, तो आपके लिए आपके साथ मशीन भी नीचे गिर रही है, आप भी नीचे गिर रहे हो, लिफ्ट भी नीचे गिर रही है। इन तीनों से वैल्यू से आर की वैल्यू क्या मिली आपको? 0। तो आपका ये जो आभासी भार है, ये आभासी भार 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन है। एग्जाम में अगर लिफ्ट से किसी कोई क्वेश्चन पूछा जाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, और ये समझ में तभी आएगा जब आपने पिछले 2-3 इसके पोर्शन पढ़े होंगे। तो बल के बारे में हमने जो है बल की व्युत्पत्ति पढ़ ली कि बल वास्तव में बना किससे। बल बना है गति के 3 नियमों से। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले नियम से बल की उपस्थिति का पता लगता है कि बल है, दूसरे नियम से बल का परिमाण पता लगता है कि बल कितना है, और तीसरे नियम से बल की दिशा पता लगती है कि किधर, कितनी दिशा, किस दिशा में जा रहा है बल। तो आप दिशा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी लास्ट क्लास है बल टॉपिक से, तो जो कुछ छोटे मोटे बलों के नाम जो आपने और पढ़े हुए हैं उनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा वर्ड आप पढ़ते हैं, घर्षण बल। हालांकि घर्षण बल बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग घर्षण बल के बारे में हमें सिर्फ इतना पता हो कि जब आप किसी वस्तु को गति करवाते हैं या कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसके स्थिर रहने में यह घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए सोचिए जरा कि 1 टन का पत्थर है, जमीन पर रखा हुआ, आपके घर में फर्श पर 1 टन का पत्थर रखा हुआ है और आप उसको धक्का लगा रहे हैं। तो आप जब बल लगा रहे हैं तो प्रतिक्रिया कहां गई? एक तरफ की अगर क्रिया हमें मिल रही है तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी हमारे पास आनी चाहिए थी। वो प्रतिक्रिया कहां है? वो प्रतिक्रिया मिलेगी कहां, हमें कहां से प्राप्त होगी? तो हम ये देखते हैं कि जब आप उस 1 टन के पत्थर पर इधर बल लगा रहे हैं, F बल आपने इधर लगाया, तो इस F बल की वजह से इधर इन दोनों के संपर्क सतहों के बीच में से यहां विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा है, स्मॉल f, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम घर्षण बल कह रहे हैं। यह घर्षण बल इस बल को बैलेंस कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए 1 टन का पत्थर था, आप अकेले बल लगाने गए, आपने 100 न्यूटन का बल लगाया, आपसे नहीं हिला। क्यों? क्योंकि यह घर्षण बल भी 100 न्यूटन का ही लग रहा था। यह चीज ध्यान देनी है। जो बल किसी वस्तु को स्थिर रखने में लगता है, उसको स्थिर बनाए रखने में जो घर्षण बल लगता है, ऐसे घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब भैया आपने रीट की तैयारी करते हुए किसी और दूसरे भाई बंधु को बुला लिया कि यार मेरे से तो ये पत्थर हिला नहीं, हम दोनों मिलकर हिलाते हैं, उसने भी 100 न्यूटन का बल लगाया, तो ये स्थैतिक घर्षण अब क्या 100 रहेगा या 100 से कम रहेगा या 100 से ज्यादा होगा? तो हमने ये देखा कि ये स्थैतिक घर्षण अपनी वैल्यू को बढ़ा के 200 न्यूटन कर लेता है। इसका मतलब ये स्थैतिक घर्षण अपने आप बढ़ सकता है, और ये बढ़ता किस पर है? जितना आरोपित बल होता है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ भी जाता है। जितना आरोपित बल होता है, ये बात जरूर याद रखें। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कि इस वस्तु को हिलना था 1000 न्यूटन पे, इसकी औकात 1000 न्यूटन की है, और आपने 10 दोस्तों को बुलाया, 10 के 10 दोस्त मिलकर 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और 100 न्यूटन के बल से ये 1000 न्यूटन तक पहुंच गया। इसने घर्षण भी कितना लगाया? 1000 न्यूटन। अब तक ये स्थिर बना हुआ है। इसका मतलब एक एक दोस्त जैसे जैसे बल को बढ़ाता जा रहा था, जितना घर्षण हमें मिलता जा रहा था, उसको हम इस स्थैतिक घर्षण की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट कोई बाहुबली दोस्त आ गया आपका, 11वां दोस्त और आया, और उसने 100 न्यूटन नहीं लगाया, उसने सिर्फ उंगली लगाई, सिर्फ 1 न्यूटन या आधा न्यूटन के बराबर ही,
सिर्फ आधा न्यूटन बल उसने लगाया यहां, और इस आधे न्यूटन के बल की वजह से यह वस्तु खिसकना शुरू हो गई, अगर गतिशील होना शुरू हो गई, और इसके बाद जो घर्षण लगेगा उसको हम गतिक घर्षण कहते हैं, उसको हम गतिक घर्षण कहेंगे। ओके, गतिक घर्षण कहेंगे, जो गतिशील वस्तुओं में लगता है। अब यहां एक स्टेटमेंट जरूर से याद रखें, किसी वस्तु को गति करवाने के लिए आवश्यक घर्षण होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसी वस्तु को गति करवाने के लिए आवश्यक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है, गतिक घर्षण है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो ध्यान दें, किसी वस्तु को गति करवाने के लिए ये आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये गति करवाने के लिए आवश्यक है। अगर किसी वस्तु पर स्थैतिक घर्षण नहीं लगे, कोई वस्तु रुकी हुई नहीं हो, तो उसको चलाया ही नहीं जा सकता। तो ये घर्षण बहुत जरूरी है गति करवाने के लिए। इसका उल्टा क्वेश्चन, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको रोकना है आपको। किसी वस्तु को स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए घर्षण आवश्यक है, तो कौन सा घर्षण आवश्यक है? गतिक घर्षण आवश्यक है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते ही करते हैं। अच्छा, एक और इनके बीच में टर्म आती है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, अब ये सीमांत घर्षण क्या है? तो सीमांत घर्षण वो लिमिट है, 1000 न्यूटन जो था, 1000 न्यूटन पर यह वस्तु स्थिर थी, ठीक है। अच्छा, 1000 न्यूटन से कम लगाते हैं तो यह वस्तु हिलती नहीं है, उस समय लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण काउंट होगा। और 1000 के बाद में जो बल लगाते हैं उसमें यह गतिशील हो गई और यह गतिक घर्षण काउंट होगा। यह वो लिमिट है जहां घर्षण स्थैतिक से गतिक में बदल रहा था, लास्ट वाली लिमिट। ये वो 1000 के जस्ट बाद वाली लिमिट है। 1000 के बाद अगर 0.0001 भी लगा देना हम, तो भी यह वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो गतिशील अवस्था में आने का प्रारंभिक बिंदु जो है उसको हम सीमांत घर्षण कहेंगे। और यह सीमांत घर्षण, ध्यान दें, इसकी लिमिट में काउंट होता है, स्थैतिक घर्षण की, ना कि गतिक घर्षण की। तो क्वेश्चन फिर पूछा जाए आपसे कि घर्षण में सबसे अधिक घर्षण कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण होगा, गतिक घर्षण होगा, या दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यह चीज थोड़ी सी ध्यान दें। घर्षण की सबसे अधिकतम मान जो मिलेगा आपको वो इस सीमांत घर्षण का मिलेगा, जो कि किसके अंतर्गत आता है? स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत आता है। तो स्थैतिक घर्षण की लास्ट लिमिट जो है वो सीमांत घर्षण है। इसके बाद में घर्षण की वैल्यू घट जाती है। इसलिए जब कभी ग्राफ बनाने का मौका मिलता है, जो साइंस के बच्चे हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। हालांकि ग्राफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो लास्ट लिमिट है ना ऊपर वाली, ये वाली, ये सीमांत घर्षण का मान है। इससे पहले ये वाला मान, ये पूरा का पूरा स्थैतिक घर्षण था, ये बाद वाला गतिक घर्षण है। अब ये कम कैसे है तो समझ सकते हो। जैसे मान लो बर्फ की सिल्ली है एक, ठीक है, एक बर्फ की सिल्ली पर दूसरी बर्फ की सिल्ली रख दी। थोड़ी देर इस बर्फ की सिल्ली को रखते हैं तो इधर भी पानी के अणु है ऊपर, इधर भी पानी के अणु है। ये दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो ये अणु आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये दोनों चिपक जाते हैं। अब जब आप ऊपर वाली सिल्ली को धक्का लगाते हो किसी भी तरीके से, तो ये हिलती नहीं है, इसने पकड़ मजबूत बना ली। इसका मतलब इसको हिलाने के लिए अब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आपने मान लो किसी हथौड़े से, कील से, या जिससे भी इसको एक बार इन अणुओं को तोड़ दिया, बल ज्यादा लगा के इसको अलग कर दिया कैसे भी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगली बार इसको गति करवानी होगी तो अगली बार उतना ही बल लगाना पड़ेगा, या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, या उससे कम लगाना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात, एक बार ये बंद अगर टूट गए ना तो उसके बाद तो इसने इजीली गति करना है, तो गति करते समय बल कम लगेगा। सेम ऐसे ही आप जब जिस दिन तैयारी करने की सोच रहे थे उस समय आपको ज्यादा जोर आया था कि यार इतना सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेंगे, इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन गाड़ी जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद उस पर घर्षण सबसे कम लगता है। तो एक बार जब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपने 5 दिन 10 दिन पढ़ लिया, तो आप देखते हैं जिन लोगों ने अब तक विचार भी नहीं किया है, हम उनसे कम से कम 10 दिन तो आगे निकल गए।
इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जितना ज्यादा टाइम आप अपनी स्टडी पे स्पेंड करेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। तो जी यहां तक घर्षण बल के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कोई छोटे छोटे बल आपको और पढ़ने को मिलते हैं, जैसे द्रवों में, द्रव अगर बहता है, मान लो कोई तरल अगर बह रहे हैं, तो तरल की अलग अलग परतों के मध्य इनको रोकने के लिए बल लगता है, जिसको हम श्यान बल कहते हैं। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में सिर्फ नाम पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इससे डिटेल नहीं पूछी जाएगी। लगता है ये तरलों के मध्य है। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पानी को अगर फर्श पर डालें तो पानी सरल से फैल जाता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन वही अगर आप शहद को फैलाएं तो शहद को फैलने में टाइम लगता है। तो शहद में और पानी में ऐसा क्या फर्क पड़ गया? तो शहद और पानी में उनकी श्यानता का फर्क है, उनके गाढ़ेपन का फर्क है। वो गाढ़ापन वास्तव में क्या है? वो इन दो परतों के मध्य, बहुत पतली पतली परतें होती हैं, इन दो परतों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को व्यक्त कर रहा है। कि नीचे वाली परत कहती है तू जा कहां रहा है, तू रुक, ठीक है। उसके नीचे वाली अपने ऊपर वाली को कहती है तू कहां जा रहा है, तू भी रुक, ठीक है। तो ये ऊपर वाली परतों को रोकने की कोशिश करता है। जिसमें ये बल कम रहता है, जैसे पानी है, वो जल्दी फैल जाता है, और जिसमें ये बल ज्यादा रहता है वो धीरे धीरे फैलता है, ठीक है। तो ये श्यान बल आपको पढ़ने को मिल सकता है, घर्षण बल पढ़ने को मिल सकता है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, घर्षण से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है। एक होता है सर्पी घर्षण, और एक होता है लोटनी घर्षण। सर्पी मतलब इंग्लिश में वर्ड यूज करें तो ज्यादा इजीली याद रह जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और ये रोलिंग, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह फिसलते हुए जा रही है, स्लिप होते हुए जा रही है, ठीक है। आपने ढलवा किसी सतह पर, ऐसे ढलान वाली सतह पर कोई वस्तु छोड़ दी और वो स्लिप होते हुए जा रही है, तो जो घर्षण लग रहा है वो कैसा घर्षण है? सर्पी घर्षण है। और उसी को अगर छोड़ दिया और वो अगर ऐसे 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 रोल होते हुए जा रही है, तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण लग रहा है वो कैसा घर्षण है? रोलिंग फ्रिक्शन। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? तो ये एग्जांपल तुम खुद लगा सकते हो कि जब आप उसने स्लाइडिंग वाले सतह पर जाते हो तो पैंट ज्यादा घिसती है, ओके, और रोलिंग वाले में जाओगे तो पैंट कम घिसेगी, है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जो लोटनी घर्षण है, लोटनी का मान सर्पी से हमेशा कम होता है। ये चीज थोड़ी सी याद रखें। इसका यूज बहुत जगह करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल के अंदर पिछले टायर में, पिछले आगे वाले टायर में गोलियां डाली जाती हैं। तो एक्चुअल में क्या है, साइकिल में एक सेंटर में कॉइल घूम रही है, सेंटर में जो है एक रिंग घूम रहा है, उसके ऊपर दूसरा रिंग घूम रहा है। उन दोनों रिंग में आपस में घर्षण नहीं हो, आपस में अगर बीच में अगर दोनों को ऐसे टच करवा देते तो घर्षण चलता सर्पी घर्षण। और इस सर्पी घर्षण को कम करने के लिए उसमें बीच में वो जो है मेटल की गोलियां डाल दी गई, ताकि ये सर्पी घर्षण कन्वर्ट हो गया किसमें? लोटनी घर्षण में। अब घर्षण, ये दो सतहें जो है ये कम घिसेगी तो अंदर वाली गोलियां घिसेगी। तो जब आप साइकिल देखते हैं, या बॉल बेयरिंग का सारा काम यही है। और आजकल तो वो नया खिलौना देखा होगा आपने, वो स्पिनर वाला, बच्चे बड़ा खेलते हैं, वो भी इसी लोटनी घर्षण पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां तक हमारा बल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जहां तक कोशिश होगी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा कोई और बल पढ़ते हैं या कोई और आपको कुछ नए बल के बारे में गाइड करता है तो उसका हिंट आपको जरूर यहां से दे दिया जाएगा। लेकिन जितना हमने यहां क्लास में डिस्कस कर लिया है उतना आपके सिलेबस के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा डीप अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।